तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर में बंगाल के पार्टीशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके छोटे से इंट्रोडक्शन की कि किन ग्राउंड्स पे बंगाल का पार्टीशन करा गया, क्यों करा गया, सरकार ने क्या रीज़न दिया और ओरिजिनल रीज़न था क्या। बंगाल का जो विभाजन होता है ये सबसे पहले सरकार जो है ब्रिटिश हुकूमत इसके ऊपर सोच विचार करना शुरू कर देती है 1903 में। इसके अलावा बंगाल को तो इनको पार्टीशन करना ही था, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रपोजल भी आते हैं जिसमें ये जो चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ढाका और मायमेन सिंह, इसको बंगाल से अलग करना चाहते थे एंड दे वांट टू अटैच देम टू द प्रोविंस ऑफ असम। मतलब समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। बंगाल का पार्टीशन हो रहा है, इसके अलावा एक एडिशनल प्रपोजल ये भी था, कुछ प्रपोजल्स थे जिसमें चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स को बंगाल से अलग करना है, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ढाका और मायमेन सिंह इनको भी बंगाल से अलग करना है, उनको कहाँ पर मर्ज करना है? असम के अंदर। सिमिलरली छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, जो छोटा नागपुर रीजन है, उसको इनकॉर्पोरेट करा जाएगा इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश वाला इलाका। एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियली पब्लिश द आइडिया इन जनवरी 1904। 1903 में प्रपोज करा गया था, 1904 में इस आइडिया को सरकार किस किस चीज़ों का विभाजन करके कैसे कैसे किस में क्या मर्ज करना चाह रही है, कौन कौन से प्रोविंसेस बनाना चाह रही है, इस चीज़ को सरकार ने जनवरी 1904 में पब्लिश करा अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। अगले ही महीने जनवरी 1904 में गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियल तरीके से पब्लिश करा। अगले ही महीने फरवरी में लॉर्ड कर्जन ये खुद देखने जाता है, एक बारी इंस्पेक्शन करने जाता है, टूर लगाने जाता है यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया की साइड। तो ही मेड एन ऑफिशियल टूर टू द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल कि मैं एक बारी पब्लिक ओपिनियन भी जान लूं कि उनका पार्टीशन को लेकर क्या राय है। जो दिग्गज नेता थे वहां के लीडर्स थे, इसने उनके साथ कंसल्ट करा एंड ही डिलीवर्ड स्पीचेस एक्सप्लेनिंग द गवर्नमेंट स्टैंड ऑफ द पार्टीशन कि हम क्यों विभाजन करना चाह रहे हैं, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जानता था इतना आसान भी नहीं होने वाला ये पार्टीशन के रिपरकशंस और इसके आफ्टर इफेक्ट्स सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं, और वो भी बुरी तरीके से। लॉर्ड कर्जन इस बात से अच्छे से वाकिफ था। इसके जूनियर्स ने, इसके को ऑफिसर्स ने इसको समझाया भी था, लेकिन इसने कहा मैं विभाजन करूंगा तो करके ही रहूंगा, एक बार मैंने सोच लिया तो मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ही रहूंगा। इसका जो आइडिया था, असम का जो चीफ कमिश्नर था, जबकि वो अंग्रेज था, उसने मना करा लॉर्ड कर्जन को कि सर आप यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज नहीं जानते हो, काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा बन जाएगा, यहाँ पर बंगाल का विभाजन करने के बारे में या फिर असम के अंदर एरियाज मर्ज करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, ये गलत डिसीजन हो सकता है, लोग आग बबूला हो सकते हैं। तो द आइडिया वॉज अपोज बाय हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, नाम था इसका, हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन। ये चीफ कमिश्नर था असम का फ्रॉम 1896 टू 1902। इसने मना करा इसको कि मैं देखो सर वहां पर रहा हूं, मैं ग्राउंड रियलिटीज जानता हूं, आप ऐसा मत करो। 20 जुलाई 1905 की बात है। लॉर्ड कर्जन जो कि उस टाइम पर भारत का वाइसरॉय था, उसने किसी की भी एक बात भी नहीं सुनी और उसने बंगाल का विभाजन अनाउंस कर दिया 20 जुलाई 1905 को। बंगाल का विभाजन जो एक्चुअल तरीके से होता है, जो फ्रंटियर जो है वो बाइफरकेट करे जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं था, विभाजन का मतलब ये तो नहीं है, पार्टीशन का मतलब कि एरिया इधर से उधर उठाकर रख दिया जाएगा। जो बाउंड्री जो डिमार्केट करी जा रही है ऑन ऑफिशियल गवर्नमेंट पेपर्स, ऑन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, उसको कहा जा रहा है पार्टीशन। किसी भी एरिया का पार्टीशन ऐसे ही तो होता है ना। हमारे इंडिया के अंदर कोई फेंसेस या वो तो बनती नहीं है स्टेट स्टेट में, पार्टीशन ऐसे ही होता है ना कि ऑन रिकॉर्ड्स ऑफिशियल पेपर्स के ऊपर पार्टीशन दिखाया जाए, राइट। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो क्या कोई बाउंड्री फेंसेस बन गए वहां पर? बताओ, तारे लगी हुई है करंट वाली? नहीं ना, ऑफिशियल पेपर के ऊपर ही तो ये वाली चीज बोली गई ना शैनी। तो पार्टीशन जो है इट टुक इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। 3 महीने का समय लगा लगभग, और उसके बाद लगभग 85 टू 90 डेज के बाद पार्टीशन ऑफिशियली अनाउंस करा जाता है, ऑफिशियल तरीके से इंप्लीमेंट करा जाता है। साल वही था 1905, बस महीना चेंज था। यहाँ पर इसको अनाउंस करा गया, यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से इसको इंप्लीमेंट करा गया।
बट पार्टीशन वॉज एनल्ड इन 1911। सरकार को लगा था कि यू टर्न मारना चाहिए इस डिसीजन से। 1911 में सरकार का रवैया चेंज होता है। लेकिन हम पहले एक बारी पूरी कहानी देखते हैं पार्टीशन की डिटेल में, उसके बाद हम बात करेंगे 1911 की। बंगाल का जो प्रोविंस था उसका एरिया था 1,89,000 स्क्वायर माइल्स, और यहाँ पर 80 मिलियन से भी ज़्यादा की आबादी थी। आपको ये नंबर याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको बड़ी पिक्चर को देखना है इन फैक्ट्स फिगर्स को समझते हुए। ईस्टर्न बंगाल हमारे पूरे वेस्टर्न जो कंट्री, जो वेस्टर्न इंडिया है या ईस्टर्न इंडिया की जो साइड का जो वेस्टर्न कॉर्नर, जैसे मेन लैंड इंडिया पूरा का पूरा अटैच है, बिल्कुल उस टाइम पर ये एक तरीके से आइसोलेटेड था इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। 1836 में द अपर प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और 1854 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज रिलीव्ड ऑफ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। 1874 में असम जो था, इंक्लूडिंग सिलेट एरिया, वॉज सर्व्ड फ्रॉम बंगाल टू फॉर्म अ चीफ कमिश्नरशिप, एंड लुशाई हिल्स दे वर एडेड टू इट इन 1898। यानी कि यहाँ पर बहुत बार एरियाज की टर्म्स में, रीजन्स की टर्म्स में उथल पुथल हुई है। कभी ये एरिया इसको दे देना, कभी ये एरिया उससे हटा देना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो इट वॉज हार्ड टू मैनेज अ प्रोविंस एज लार्ज एज बंगाल विद अ लार्ज पॉपुलेशन। बंगाल उस टाइम पर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा इलाका था। मैंने आपको ये चीज़ एनसीईआरटी में भी क्लियर करी थी, दिखाता हूँ मैं आपको। बंगाल का एरिया देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पूरा का पूरा कवर कर रहा है इसको ये। वेस्ट बंगाल, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया था बंगाल का। ईस्टर्न बंगाल, बंगाल, असम, और सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एज वेल। इसका विभाजन करना था इनको, ब्रिटिश हुकूमत को, अंडर लॉर्ड कर्जन। अब यहां पर एक चीज देखो, अरुंडेल कमेटी अपॉइंट करी गई थी वाइसरॉय के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1905 में, टू लुक आफ्टर द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स, कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कमिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इट्स स्टडीज एंड मेक इट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द सेम। 1906 में इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। उसके बाद ये तो सरकार ने अपनी तरफ से बोला कि देखो बंगाल बहुत बड़ा है और इट वॉज हार्ड टू मैनेज द प्रोविंस एज लार्ज एज बंगाल, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है। अगर हम इसका विभाजन कर देंगे तो हम आराम से इसको रूल कर सकते हैं, आराम से लोगों को सहूलियत मिल सकती है, सभी लोगों का भला हो सकता है, बिकॉज अलग अलग डेप डिविजन्स होंगी तो अलग अलग कमिश्नरशिप, अलग अलग प्रोविंस की टर्म्स में उसको देखा जाएगा, नए नए एरियाज को, तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन ऑफिशियल रीजन था क्या पार्टीशन का? पार्टीशन जो है इट वॉज प्रमोटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। बंगाल जो था उस टाइम पर इट वॉज एज लार्ज एज फ्रांस बट विद अ सिग्निफिकेंट लार्जर पॉपुलेशन। ईस्टर्न रीजन जो था बंगाल का इट वॉज थॉट टू बी निग्लेक्टेड एंड अंडर गवर्नड। तो प्रोविंस को एक बारी क्या कहते हैं, ये बंगाल प्रोविंस को तोड़कर पूरा का पूरा इसका पार्टीशन कर कर इन्होंने बोला, ये सरकार की साइड से आ रहा ऑफिशियल रीजन, ठीक है, सरकार ने बोला कि इम्प्रूव्ड मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी एस्टैब्लिश इन द ईस्ट वेयर सब्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन वुड बेनिफिट फ्रॉम द न्यू स्कूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिससे वो अभी तक वंचित होकर रह जा रहे हैं, क्योंकि
हमारा प्रशासन इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने में असमर्थ हो रहा है। और अगर आपको कल को एक क्वेश्चन आए ना कि अंग्रेजों के टाइम पर सबसे बड़ी प्रोविंस कौन सी थी, तो 1905 से पहले वो बंगाली थी। लेकिन नेशनलिस्ट ने क्या फाउंड आउट करने की कोशिश करी, आप टॉपिक से मत भटकना, ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो चैप्टर है हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म से कंसर्न है, एक्सट्रीमिस्ट से कंसर्न है। मॉडरेट्स का तो रवैया सब कुछ जानते हुए भी ऐसा रह सकता है कि कोई बात नहीं, चलो अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मॉडरेट्स हो सकता है कि इनकी बातों पर यकीन भी कर रहे हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होता है हमें और हम जनता की भलाई के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट ने मॉडरेट से बोला कि तुम इन सब झूठी बातों पे बिलीव कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। तो रियल मोटिव क्या था बिहाइंड द पार्टीशन? ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, और सबसे ज़्यादा बंगाल की साइड से ये जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती थी, वो बंगाल में ज़्यादा बनी थी। बंगाल की ही ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स जो थे वो एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग जो है उसको कंपोज करते थे। वो लोग जो कि दूसरे लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करवा सके। भले ही वो लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से होनी थी, लेकिन फिर भी ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना चाहते थे। अब अंग्रेजी हुकूमत इस चीज़ से डरती थी कि लोग ज़्यादा भड़क रहे हैं, हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो दे होप टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। और ये कैसे करा जाना था? दिस वॉज टू बी अचीव्ड बाय पुटिंग द बंगालीज अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन, बाय डिवाइडिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड बाय डिवाइडिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो भाषा के बेसिस पर जब विभाजन होगा तो वो कैसे होगा? जब पूरे के पूरे बंगाल एरिया का विभाजन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? बंगाली पॉपुलेशन जो है इट विल गेट रिड्यूस टू अ माइनॉरिटी, उसको माइनॉरिटी स्टेटस में ला दिया जाएगा। As in the new proposal, Bengal was to have 17 million Bengalis and 37 million हिंदी एंड उड़िया स्पीकर्स हो गए माइनॉरिटी। उसके बाद रिलीजन के बेसिस पर बंगाली हिंदूज शुरू से ही पॉलिटिकल एजिटेशन में सबसे आगे रहे हैं। इन्होंने हमेशा दरख्वास्त करी है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए। इनकी जो पोजीशन है ऐसा करके ये वीक होगी, since Muslims would now dominate in the East. हिंदूज जो हैं वो पार्टीशन को ऑब्वियसली बातें अपोज करेंगे। अंग्रेजी हुकूमत ये सारी चीज़ें जानती थी कि रिपरकशंस होने क्या है, बहुत सोच समझ के इन्होंने एक एक चाल, एक एक कदम रखा। तो हिंदूज टेंडेड टू अपोज द पार्टीशन विच वॉज मोर पॉपुलर अमंग द मुस्लिम्स। तो एज द वेस्टर्न हाफ वॉज टू बी अ हिंदू मेजोरिटी एरिया, 42 मिलियन आउट ऑफ द टोटल 54 मिलियन। ईस्टर्न हाफ ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होगा, जहां पर 31 मिलियन पॉपुलेशन से 18 मिलियन मुसलमान होंगे। लॉर्ड कर्जन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी भी देखा कि हम मुसलमानों को अपने सपोर्ट में ले सकते हैं बंगाल का विभाजन करके इस प्रकार से। बिकॉज इनको दिक्कत किससे थी? बंगाली हिंदूज से। क्योंकि जितने भी नेशनल लीडर्स जो आपने पढ़े थे, ये जितने भी बैनर्जी थे और चटर्जी थे, ये जो भी लोग थे, ये सारे के सारे, आर.सी. दत्त वगैरह है ना, द्वारकानाथ टैगोर, ये सारे के सारे हिंदू बंगाली पॉपुलेशन का पार्ट थे। तो बंगाल का विभाजन करके अंग्रेज़ों को एक चीज़ समझ में आई कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी खुश कर सकते हैं और एटलीस्ट वो हमारे डिसीजन में हमें सपोर्ट करेंगे। अगर हम इनका सपोर्ट जीत लें तो कल को हमारे खिलाफ अगर वॉइस उठती हैं या फिर जो नेशनल लीडर्स हैं वो हमारे खिलाफ अगर जनसंख्या को बढ़ाते हैं तो उनको मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इट वॉज अ टैक्टिक टू अपीज मुस्लिम कम्युनिटी। वाइसरॉय आर्ग्यू दैट डक्का was to become the capital of the new Muslim majority province. It would provide Muslims with a unity not experienced by them since the days of old Muslim viceroys and kings. Proposed demarcation, तो करा क्या गया, डिमार्केट होना कैसे है, बंगाल का विभाजन होना कैसे है। नई जो प्रोविंस जो एक बनाई जाएगी, इट विल कंसिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, द डिविजन्स ऑफ चित्तगोंग, ढाका एंड राजशाही हिल्स। दार्जिलिंग को इंक्लूडिंग करा जाएगा एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालडा इनकॉर्पोरेटेड विद इन द असम प्रोविंस।
बंगाल जो है इट वॉज टू सरेंडर नॉट ओनली दीज लार्ज ईस्टर्न टेरिटरीज बट ऑल्सो टू सीड द सेंट्रल प्रोविंसेस द 5 हिंदी स्पीकिंग रीजन। सेंट्रल प्रोविंसेस में 5 हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है वो मर्ज करे जाएंगे। वेस्टर्न फ्रंट पर इट वॉज टू ऑफर सांबलपुर एंड 5 माइनर उड़िया स्पीकिंग रीजन फ्रॉम द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो बंगाल का एरिया जो कि आपको कितना बताया जा रहा है शुरू में 1,89,000 स्क्वायर माइल्स। अब वो कितना होकर रह जाएगा? बंगाल वुड बी लेफ्ट विद एन एरिया ऑफ 1,41,580 स्क्वायर माइल्स एंड पॉपुलेशन ऑफ 54 मिलियन। शुरू में कितनी पॉपुलेशन है विभाजन से पहले? लगभग 80 मिलियन, जिसमें से 42 मिलियन टोटल सारी साइड्स अगर बंगाल की आप देख लो तो वो हिंदूज होंगे एंड 9 मिलियन मुस्लिम्स। मुस्लिम आबादी 9 मिलियन की और 42 मिलियन की आबादी हिंदूज की। तो ये याद रखना, जो हम बात कर रहे थे आपको कि यहाँ पर मेजोरिटी की बात हो रही थी, ये ईस्टर्न हाफ की बात हो रही है और वो वेस्टर्न हाफ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, ये देखो वेस्टर्न ऑफ द बंगाल की बात हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम विल बी इन मेजोरिटी, हिंदू विल बी इन मेजोरिटी, और जो ईस्टर्न हाफ की बात हो रही है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी इन मेजोरिटी। तो व्यूज ऑफ रिस्ले ऑन बंगाल। रिस्ले जो कि होम सेक्रेटरी था टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही रोट इन एन ऑफिशियल नोट ऑन 6 दिसंबर 1904। जो बंगाल यूनाइटेड है पार्टीशन से पहले, जिसको बोला जा रहा है बंगाल यूनाइटेड, जैसा कि मैप अभी जो हम गूगल पे देख रहे हैं, ये बंगाल यूनाइटेड का मैप है। ये जब तक इसका विभाजन नहीं हो रहा, तो बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, ऐसा होम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजले ने कहा। अब जो बंगाल जिस तरीके से डिवाइड हो रहा है, बंगाल यूनाइटेड जो है वो एक पावर है, लेकिन बंगाल जिस तरीके से डिवाइड होगा, इट विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। दैट इज वॉट द कांग्रेस लीडर्स फील। इनके जो शक हैं कि ये जो हम पे शक कर रहे हैं कि हम लोग विभाजन कर देंगे इसका और इनकी मूवमेंट को शांत करना चाहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड दे फॉर्म ऑन ऑफ द ग्रेट मेरिट्स ऑफ द स्कीम। वन ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्लिट अप एंड देयर बाय टू वीकन अ सॉलिड बॉडी ऑफ अपोनेंट्स टू आवर रूल। कि हमारे रूल के सामने जो नेशनल लीडर्स जो खड़े हो रहे हैं उनकी कमर तोड़ना हमारा मेन मकसद है। उनकी कमर तोड़ना हमारा जो है वो मेन मकसद है, और वो हमारे सामने खड़े ना हो। ठीक है, हम पर जो है वो अटैक ना करें। और क्योंकि इनको डाउट था कि मॉडरेट्स की जो अप्रोच है, अब देखो ये भी पागल नहीं है, इनको सारी खबर तो मिल ही रही है। मॉडरेट्स की जो अप्रोच है वो तो चलो हम उसको दरकिनार कर देते हैं आसानी से। कल को ऐसा ना हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज जो इमर्ज हो रहा है वो हमारे खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन करते और 1857 की क्रांति जैसा मंजर हमें दोबारा देखने को मिले। द न्यू प्रोविंस वॉज नेम्ड ईस्टर्न बंगाल एंड असम विद ढाका एज इट्स कैपिटल एंड सब्सिडरी हेडक्वार्टर्स एज एट चित्तगोंग। इसका जो एरिया होगा वो होगा लगभग 1,06,540 स्क्वायर माइल्स का। मैंने जैसा कि आपको बोला, बिल्कुल भी फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ के देखो। ये तो आपको बात वैसे भी पता लग जाएगी यार, पार्टीशन से पहले ऑब्वियसली बात है एरिया बहुत बड़ा है, विभाजन के बाद इन्होंने क्या करा, एरिया को कम कर दिया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वेयर with a population of 31 million, where 18 million would be Muslims and 12 million Hindus। तो ये ईस्टर्न साइड की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि हम ऊपर देख रहे थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट वुड कंसिस्ट ऑफ, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट वुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसको नहीं छेड़ा जाएगा, इसका कोई विभाजन नहीं होगा। सरकार ने ये भी बोला कि जो ईस्टर्न बंगाल वाला जो हिस्सा है, इलाका है, और जो असम है, यहाँ पर एक क्लियरली डिमार्केटेड वेस्टर्न बाउंड्री बनेगी। और जब वो बाउंड्री बनेगी तो इन्होंने ऐसा क्या बोला, ये तो फिर होना ही था, इट विल हैव अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल, एथनोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैसे क्रिएट होंगी, इनको कैसे सब विश्वास था कि ये सब चीज़ें चल जाएगी। एरिया ही ऐसा डिवाइड कर रहे हैं
कि जहाँ पर मेजॉरिटी जनसंख्या किसी किसी में हिंदू की है, किसी में मुसलमानों की है। तो वो लोग अपना अपना कल्चर अपने हिसाब से जो भी परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो जब बहुत सालों तक वहाँ पर ये सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, डेफिनेटली वहाँ का जो एरिया है वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के ट्रेडिशन से जाना जाएगा। खाने पीने, कपड़े से लेकर, त्यौहार सेलिब्रेट करने से लेकर, हर चीज़ जो कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी वो इस एरिया की पहचान बनेगी। ऐसा नहीं है कि और माइनॉरिटी कम्युनिटी की चीज़ों को रिस्पेक्टिंग करा जाएगा, लेकिन एक मेजर पहचान जो बनेगी वो तो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के कल्चर और ट्रेडिशंस के बेसिस पर ही तो बनेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमulgated इट्स फाइनल डिसीजन इन अ रेजोल्यूशन 19 जुलाई 1905 को, एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अफेक्टेड ऑन 16 अक्टूबर 1905 सेम ईयर। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी रहे थे इसको, इधर 16 अक्टूबर 1905। एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस को ये चीज आसानी से सहन होगी क्या? बंगाल का विभाजन हो रहा है, बताओ। आसानी से मान लेंगे वो लोग शांत होकर? ऊपर से आपने एक चीज देखी, पार्टीशन का प्लान क्लियर है, लेकिन ये जिस तरीके से एरियाज के अंदर हौच पौच कर रहे हैं, मुझे एक बात बताना, जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको यहां पर कुछ भी भले समझ में ना आ रहा हो। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप खुद सोच के देखो, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़वाना शुरू करा ये एरिया से लेकर और कि कितना स्क्वायर माइल का एरिया और कितनी जनसंख्या यहां पर है, यहां पर एरिया 1,89,000 स्क्वायर माइल है, 80 मिलियन की आबादी है। यहां पर फिर उसको कम करा जा रहा है, जो ओरिजिनल बंगाल के अंदर एरिया जो रह जाएगा सारा असम वगैरह को देने के बाद, सेंट्रल प्रोविंसेस को देने के बाद, वो 1,41,000 के आसपास रह जाएगा। 54 मिलियन की आबादी रह जाएगी 80 मिलियन से गिरकर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? 80 मिलियन से गिरकर, ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक है? मतलब अगर हम एक निगाह इसको मारे कि सिर्फ इतना ही एरिया क्यों, ये 1,42,000 या 43,000 क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे आपके पास कुछ लॉजिक है? ये लॉजिक क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बोला, आप इसको नेशनलिस्ट लीडर्स के पर्सपेक्टिव से देखो, ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरे डिसीजन को इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखोगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा था सिर्फ अंग्रेजों को कि कहां कहां पर कमर तोड़नी है नेशनलिस्ट लीडर्स की। उनकी मेन दिक्कत ये थी ना कि ये नेशनल मूवमेंट जो है ये स्ट्रांग होती जा रही है। पब्लिक ओपिनियन लीडर्स के लिए, लीडर्स के सपोर्ट में, इंडियन लीडर्स के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। हमें कैसे ना कैसे करके इनकी नींव ही तो तोड़नी है। तो यहां पर जो ये बोला जा रहा है, जैसे आप इसको देखो, यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो नई प्रोविंस जो बनेगी वहां पर त्रिपुरा होगा, चित्तौड़, ढाका, राजशाही हिल्स, मालदा का डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ असम प्रोविंस में इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे। ये अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये ऐसा कर रहे हैं ना, हाँ या ना? ओनली फॉर देयर कन्वीनियंस, कि कैसे ना कैसे कर कर जहां जहां ये लीडर्स हैं, मॉडरेट्स हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, इनकी आइडियोलॉजी को, इनकी बातों को, मूवमेंट का सपोर्ट मासेस से यानी कि जनता से जो ये ले रहे हैं, इसको कैसे भी एक्सटेंड ना करा जाए, राइट? इनको बढ़ावा ना मिले। क्योंकि अंग्रेज एक चीज बहुत अच्छे से जान गए थे, जितनी जल्दी जल्दी पॉपुलैरिटी ये नेशनल लीडर्स गेन कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी हमें यहां से भागना पड़ेगा। बेटर ये कि कुछ ना कुछ कर कर इनकी लगाम तोड़ दो। मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब भी कोई नया राज्य किसी पुराने राज्य में से बनता है, वहां पर कोई प्रिसाइज तरीके से ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट होती है क्या? बताओ, तारों की फेंसेस वगैरह ऐसा कुछ लगाया जाता है क्या? नहीं ना। लेकिन यहां पर देखो क्या है, गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट ईस्टर्न बंगाल एंड असम इट वुड हैव अ क्लियरली डिमार्केटेड वेस्टर्न बाउंड्री एंड वेल डिफाइंड, ये तो चलो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियरली डिमार्केटेड वेस्टर्न बाउंड्री एक बनेगी दोनों के बीच में, और ये वेस्टर्न बाउंड्री क्या है? असम के वेस्ट साइड की यहां पर ये बात हो रही है कि ये वाली कुछ ऐसी बाउंड्री यहां पर बनेगी।
कि जितना एरिया ये असम को यहाँ पर ये दे रखा है, इधर से होते 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 ऐसी क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्री बनेगी। ऐसा वैसे जनरली होता है। स्टेट्स का बाइफर्केशन होता है, बताओ। वो तो हमें भी नहीं पता होता, हमारे पास वो मैसेज आ जाता है, यू हैव एंटर्ड यूपी, यू हैव एंटर्ड एमपी। फोन पे यही तो होता है। श्रेया, जब आप यहाँ से घर तक जाते हो कि पंजाब तक, तो आपके पास 3-4 मैसेज आते होंगे कि किन स्टेट्स में से आप क्रॉस कर रहे हो। आपको पता होता क्या, अरे अरे वहाँ फेंसेस आ गए, अब देखो बिजली के तार अभी देखो ये उठेंगे यहाँ से, फिर हमारी ट्रेन पास होगी, हमें पास होंगी। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसको ध्यान से समझना। बंगाल का विभाजन आपके लिए समझना इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लॉर्ड कर्जन ने करा, ऐसा ना चाहते हुए भी सबके करा, ये चीज़ ठीक है। क्यों करना चाहता था, उसने क्या रीज़न दिया, एक्चुअल क्या रीज़न था, बस इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंटी पार्टीशन मूवमेंट का हर एक एस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हमारे पर्सपेक्टिव यानी कि हिंदुस्तानियों के पर्सपेक्टिव से देखना है, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखना है। आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विभाजन को क्रिटिसाइज करा, अपोज करा कि हम इसके फेवर में नहीं हैं, ठीक है। और याद है, असम का जो चीफ कमिश्नर था वो भी इसके फेवर में नहीं था, उसने मना भी करा था लॉर्ड कर्जन को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑपोजिशन टू द पार्टीशन, इट वॉज लेड बाय सर हेनरी जॉन स्टेडमन कॉटन। यहां पर अब बात थोड़ी खुलकर हमारे सामने आई है कि जो असम के कमिश्नर ने लॉर्ड कर्जन को जो पर्सनली बोला जाकर कि सर वहां पर मैं रह चुका हूं, मैं काम कर चुका हूं, मैंने आपको बताया था ना कि मत करो विभाजन, 1857 जैसी क्रांति के हालात बन सकते हैं, मत करो ये वाला काम। उसने एक ना सुनी किसी की। एक्चुअली इसने लॉर्ड कर्जन को आके ये बोला था कि सर ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस वाले इसके फेवर में नहीं है। लॉर्ड कर्जन का बोलना था, तो इससे क्या। मिस्टर कॉटन ने ये वाली बात, जो कि कमिश्नर थे, इसलिए इनको मिस्टर कॉटन बोल, उनका सरनेम में लास्ट कॉटन है, ठीक है। मिस्टर कॉटन ने बहुत अच्छे से लॉर्ड कर्जन को ये वाली बात समझाई थी कि सर ये कांग्रेस अब कोई फालतू की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पैन इंडिया लेवल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी बातें आप ऐसा मान के चलो, इनकी कोई भी बातें, इनकी कोई भी रिक्वेस्ट, इनका किसी भी लेवल का गुस्सा, ये पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल। आप इस चीज को लाइटली मत लो। अब पता है क्या है, कमिश्नर क्यों डरा हुआ था, इन सभी कांग्रेस नेताओं का मेन अड्डा, सबसे ज्यादा जो कांग्रेस नेता जो इन्वॉल्व थे, मतलब ये मेंबर्स थे जो कांग्रेस के, वो बंगाल की साइड के ही थे। हमने जब पॉलिटिकल एसोसिएशंस करी थी प्रोविंशियल लेवल पर, सबसे ज्यादा हमें बंगाल में देखने को मिली थी ना, सबसे ज्यादा लीडर्स भी बंगाली थे, है ना। और आईएनसी में मॉडरेट्स लीडर जो हैं उनकी पहचान 90% बंगाली पॉपुलेशन की है, हाँ या ना, है ना। शाइनी की खुशी देखो, वाह सर हमारी वजह से आज़ादी मिली सर। शाइनी आज़ादी भगत सिंह की वजह से भी मिली है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अपोजिशन था टू द पार्टीशन, इसकी डिमांड, इसकी वॉइस रेज करी थी कांग्रेस की साइड से सर हेनरी जॉन स्टेडमन कॉटन ने, जो कि चीफ कमिश्नर था असम का। बट लॉर्ड कर्जन अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिला, इट वॉज ही वॉज नॉट मूव्ड का मतलब है बिल्कुल उसने सुना भी नहीं। बाद में स्टेडमन कॉटन, लिबरल एमपी फॉर नॉटिंघम ईस्ट, ही कोऑर्डिनेटेड द सक्सेसफुल कैंपेन। क्योंकि देखो ना, जब अब आपको ये लग रहा होगा कि ये एकदम से इसकी ये वाली पोस्ट कहाँ से आ गई, अभी तक तो ये कमिश्नर था असम का। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये कमिश्नर 1902 तक ही था। ये तो एडिशनल बात कर रहा है लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन ने बोला अरे पागल है, रिटायर्ड पर्सन है, क्या ही इसकी बातें सुननी, कांग्रेस की साइड से पता नहीं क्या ही बातें सुनकर आ गया है, ठीक है। तो लेटर कॉटन, जो इसको आगे चलकर ये पोस्ट एलोकेट होती है, लिबरल एमपी फॉर नॉटिंघम ईस्ट, he coordinated the successful campaign to oust the first lieutenant governor of East Bengal, Sir Bamfilde Fuller. Sir Bamfilde Fuller. एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है, जो ये मतलब वही इंडियंस की साइड से जो ये पार्टीशन को लेकर जो ये मूवमेंट, इसके अगेंस्ट लेकर जो ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, इट वॉज द वर्क ऑफ द एंटायर नेशनल लीडर्स ऑफ बंगाल।
एंड नॉट ओनली ऑफ एनी वन सेक्शन ऑफ द मूवमेंट, यानी कि पूरा का पूरा बंगाल उमड़ पड़ा था इसके लिए। ऑब्वियस सी बात है इंडियंस। तो इसके जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कौन से थे एट द इनिशियल स्टेट्स? दे वर द मॉडरेट लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड कृष्णा कुमार मित्रा, के मित्रा। मिलिटेंट और जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो थे, दे कोऑपरेटेड विद वन अनदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है इट स्टार्टेड ऑन 7 अगस्त 1905। तो ऑन द डे, दिस डे 7 अगस्त की बात हो रही है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पार्टीशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द टाउन हॉल इन कलकत्ता। एंड फ्रॉम दिस मीटिंग delegates dispersed to spread the movement to the rest of the province. अभी जब स्वदेशी मूवमेंट होगी उसके अंदर तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, लेकिन ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है इसके अंदर आपको कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं, लेकिन वो बंगाली साइड के क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ये मेजर कंसर्न किसका था? बंगाल का था। ऐसा नहीं था कि बाकी नेता जो अलग अलग रीजन से हैं वो कंसर्न नहीं थे, बिल्कुल भी, लेकिन ज्यादातर योगदान आपको यहां पर इन टर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट मूवमेंट किसका दिख रहा है? बंगाली पॉपुलेशन का, बंगाली लीडर्स का। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट आर द प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑन द पीपल ऑफ बंगाल एंड आगे चलकर इस स्वदेशी मूवमेंट को कैसे गाइड करेगा जब लोग सतर्क रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे अंग्रेजों के धोखाधड़ी वाले रवैये से। थैंक यू वेरी मच।